हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक। बैंक के ट्रांजैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दैट आर कंडक्टेड थ्रू बैंक। तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं बैंक के साथ। एक तो होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो पहले हम देखेंगे कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक होता है कैश, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कैश। तो कैश में किस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? हम कैश भरने जा सकते हैं, यानी कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और दूसरा क्या हो सकता है, कैश की उपाड़ कर सकते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत हो, तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो इस दो तरह के ट्रांजैक्शन में क्या एंट्री पड़ेगी वो हम देखेंगे। जब कैश हम डिपॉजिट करने जाते हैं, वैसे तो हमने डुअल इफेक्ट वाले चैप्टर में देख लिया था क्या एंट्री पड़ेगी। तो जब हम कैश भरने जाते हैं बैंक में, तो बैंक के पास पैसा मिलेगा, तो बैंक इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्या गया हमारे पास से, कैश गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रिवर्स केस है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो हमारे पास कैश आएगी क्योंकि हमने कैश को विड्रॉ किया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक इज़ द गिवर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये दो केस में आपको ये दो एंट्रीज लगानी है, ठीक है, जो यहाँ पे समझाया है। व्हेन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब क्या है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या होगा, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे, व्हेन चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड विद बैंक। तो व्हेन चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम एनी डेटर और कस्टमर, हमने माल बेचा था, उसके सामने कस्टमर ने कैश नहीं दी, मुझे चेक दिया, और वो मैं अपने बैंक में जमा करूँगी तो ही मुझे पैसा रियलाइज़ होगा। तो इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज़ गिवन इन बैंक अकाउंट। बैंक इज़ चेक रिसीवर, बैंक अकाउंट इज़ डेबिटेड, एंड कस्टमर और एनी अदर पर्सन इज़ चेक गिवर, तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी हम देखेंगे नॉन कैश में किस तरह के ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। पहले है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जिसको हमने माल बेचा था वो हमने बैंक में जमा करवाया, गिवन इन बैंक, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हम बैंक में जमा कराएंगे वो चेक, तो बैंक इज़ द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और देने वाला कौन है, कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो क्योंकि चेक मिला है हमें कस्टमर से और चेक मिला है, कैश नहीं मिला है, तो हमें चेक को एनकैश करवाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट इज़ द रिसीवर एंड चेक किसके पास से मिला है, कस्टमर के पास से, तो हम कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या आएगी, व्हेन पेमेंट इज़ मेड थ्रू चेक। हमने माल खरीदा है, इस केस में हमने माल बेचा था, ठीक है। इस केस में हमने माल खरीदा है जिसका पेमेंट हमने किया है थ्रू चेक, ठीक है। तो परचेज अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू क्रेडिटर अकाउंट जब इनिशियल परचेज एंट्री करते हैं। अब हमने क्रेडिटर को किस तरह पेमेंट किया, थ्रू चेक, ठीक है। तो लेने वाला कौन है, बैंक तो देने वाली है क्योंकि पेमेंट किया है हमने, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, और किसको देंगे, क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर के पास से हमने माल खरीदा था। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर है, इसको हम पेमेंट करने वाले हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये दो समझ में आया। कस्टमर के पास से चेक मिल सकता है, और जो क्रेडिटर है जिसके पास से हमने ख़रीदा है उसको पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। और इस केस में चेक मिला है तो बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। थर्ड सिचुएशन देखेंगे, बैंक इंटरेस्ट। हम जो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, वो पैसा ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है बैंक के पास,
तो क्योंकि वो पैसा बैंक में बोलता है, बैंक अपने पर्पस के लिए यूज़ करती है वो पैसा, तो उस पर वो अपना ब्याज देगी, कुछ बेनिफिट हमें मिलना चाहिए तभी जाकर हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा फ़ायदा होता है, इसलिए ही हम बैंक में पैसा रखते हैं, ना कि हमारे घर में। तो बैंक इंटरेस्ट क्या होगी? हमारी इनकम, क्योंकि क्या है? हमारा फ़ायदा है, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। और देने वाला कौन है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रिवर्स में क्या होगा? बैंक कुछ चार्जेस भी अप्लाई करेगी, जैसे कि हमें जब भी हमारे अकाउंट में से कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमें मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में से इतना पैसा विड्रॉ हुआ, ठीक है। तो कई तरह की बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके लिए वो चार्ज करेगी, तो ये हमारा खर्चा होता है। तो हम बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे। जैसे बैंक इंटरेस्ट जो है वो हमारा इनकम होता है तो हमने उसको क्रेडिट किया, और बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे। और किसको देना है? बैंक को देना है। तो क्रेडिट द गिवर, बैंक के पास मुझे बैंक को देना है, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। तो ये एंट्रीज आपको समझनी है। अगर आपको बैंक अकाउंट का कोई भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करना हो तो आपको ये 6 चीज़ें याद रखनी है। पहले क्या है? कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू गया क्या? कैश। अगर मैंने कैश विड्रॉ की है तो मेरे पास कैश आएगी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। देने वाला कौन है? बैंक। अगर किसी कस्टमर के पास से मुझे चेक मिला है, उसको मुझे एनकैश करवाना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बैंक को मैं चेक दूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक किसने दिया है? कस्टमर ने, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली मुझे अगर किसी को चेक से पेमेंट करना है जिसके पास से मैंने माल ख़रीदा था, तो क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करूंगी क्योंकि मैंने उसके पास से माल ख़रीदा था। और कैसे पेमेंट करती हूँ मैं? कैश से नहीं, बैंक से करती हूँ, चेक से करती हूँ, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करूँगी। सिमिलरली मुझे बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस, ऐसे 2 तरह के इनकम और एक्सपेंस होते हैं रिलेटेड टू बैंक, तो मुझे उसकी एंट्री लगानी पड़ेगी। क्योंकि ये बैंक इंटरेस्ट इनकम है, मैं उसको क्रेडिट करूँगी। देने वाला कौन है? बैंक, तो उसको डेबिट करूँगी। सिमिलरली मेरा बैंक चार्जेस है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो मैं डेबिट करूँगी। देने वाला कौन है? कौन चार्ज करेगा एक्सपेंस? बैंक, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँगी। तो इतनी एंट्रीज आपको याद रखनी है। मैं इसका फ़ोटो भेजूँगी, आपको लिख लेना है आपकी बुक में, और याद रखना है कि किस तरह की सिचुएशन में आपको किस तरह की एंट्री पास आउट करनी है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है? यहाँ पे कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन ब्रीफ, रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट रूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विथ बैंक। ड्यू टू रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन, अगर बैंक बैलेंस बढ़ता है बिजनेसमैन के बुक्स में, तो उसको डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को, और अगर बैंक बैलेंस कम होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल आपको याद रखना है। अगर बैंक के पास पैसा जाता है तो बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर बैंक के पास से विड्रॉ करते हैं कैश को तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया। सब महीना है जून, ईयर है 2014। क्या लिखा है? अ करंट अकाउंट इज़ ओपन विथ SBI बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹20,000। मैंने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो मुझे पैसा भरना पड़ेगा अगर मुझे अकाउंट खुलवाना हो तो बैंक इज़ द रिसीवर होगा। कौन सी बैंक है? SBI बैंक, तो बैंक का नाम लिख दूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट, क्या गया मेरे पास से? कैश, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 20,000, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड डेट का ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड फॉर 5,000, द अमाउंट ऑफ विच इज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश नहीं ली मैंने, डायरेक्टली क्या हो गया? बैंक में डिपॉजिट हो गई, चेक मिल गया, डिपॉजिट हो गया, तो बैंक इज़ द रिसीवर होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका है? सेल्स का, तो टू सेल्स अकाउंट। जिस तरह कैश टू सेल्स एंट्री लगाते हैं ना, उसी तरह इसमें क्या है? थ्रू चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फोर्थ देखेंगे,
फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज़ किया, जिसका पेमेंट कैसे किया, चेक से। तो फर्नीचर तो आ गया मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, किससे पेमेंट किया, बैंक से, चेक से किया, टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। अ चेक ऑफ विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹400 फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग्स, और 700 फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंस, यानी कि कैश मिला होगा, ठीक है, कैश में लिया। ये क्यों है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ऑफिस का खर्चा चलाने के लिए कैश उपाड़ी, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए किया है 400, और ये ऑफिस का खर्चा निकालने के लिए, तो कैश मिलेगा मुझे अगर मैं पैसा विड्रॉ करती हूँ, जो मैंने अभी आपको एंट्री समझाई थी, अगर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट 400, कैश अकाउंट 700, टू बैंक अकाउंट टोटल अमाउंट 1100, ठीक है। फिर क्या है, अ चेक ऑफ ₹1500 रिसीव्ड फ्रॉम विराट के पास से मुझे चेक मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला, किसके पास से मिला, विराट के पास से, तो 1500 अकाउंट टू विराट अकाउंट। फिर क्या है, गुड्स ऑफ ₹3,000 सोल्ड ऑन कैश टू पार्थिव को 3,000 रुपये का माल जो है वो कैश में बेचा, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट इज़ रिसीव्ड बाय चेक। मैंने बेचा था तो कैश में, जिसके सामने उसके 50% अमाउंट मुझे चेक से मिला, तो मुझे बाकी के अमाउंट की ही कैश मिली। तो 3,000 का टोटल सेल्स हुआ है, उसमें से आधा मुझे कैश मिला और आधा चेक मिला, ठीक है। तो कैश अकाउंट में 1,500 रुपये 50% डेबिट करूँगी, और बाकी का आधा चेक से मिला, तो बैंक अकाउंट में बाकी 1,500 रुपये डेबिट कर दूँगी। तो कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, इन दोनों एंट्रीज़ को मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 300, दोनों का पेमेंट किस तरह किया, चेक से, तो दोनों खर्चे डेबिट कर लेंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 जो कि बिज़नेस का होता है। अभी ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो ओनर की लाइफ का होता है, तो वो पर्सनल खर्चा होता है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स में देखो, भूल से यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप डेबिट ना कर दो, वो देख लेना, क्योंकि ये पर्सनल खर्चा है, तो हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे 300 और 450, और दोनों का पेमेंट कैसे हुआ, बैंक से, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट 750, ठीक है। अ चेक ऑफ डिविडेंड वारंट डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब मुझे डिविडेंड मिला जो मैंने बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक इज़ द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इनकम हुई मेरी डिविडेंड की, तो टू डिविडेंड अकाउंट 200 रुपये, जो इनकम हुई वो मैंने बैंक में भर दी। बैंक हैज़ क्रेडिटेड ₹100 फॉर बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट, और डेबिटेड 50 एज बैंक चार्जेस टू आवर अकाउंट, और 50 रुपये का बैंक चार्जेस हुआ, ठीक है। तो इसमें दो एंट्रीज आएगी, एक में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, ए लिख दिया क्योंकि दो एंट्रीज हैं, और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपये और 50 रुपये, ठीक है। फिर क्या है, अ चेक ऑफ ₹800 इश्यूड टू परम एज फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब मैंने परम को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, उसका खाता बंद हो गया, उसको मैंने 800 रुपये का चेक दे दिया, तो परम इज़ द रिसीवर टू बैंक अकाउंट 800 रुपये, ठीक है। अ चेक ऑफ ₹600 इज़ रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी, शिवाजी के पास से मुझे पैसा मिला चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शिवाजी, क्योंकि पैसा मिला है, शिवाजी इज़ द गिवर, शिवाजी अकाउंट क्रेडिट करूँगी। यहाँ पे क्या था, परम इज़ द रिसीवर था, उसको मैंने दिया है, यहाँ मैंने लिया है, तो परम अकाउंट डेबिट होगा और शिवाजी अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री फिर टोटल लगा लेना है, ओके। और यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7, वो किसके, वो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, transactions of loan and interest on loan can be categorized into two categories.
लोन बोरोड, लोन ली भी जा सकती है, एंड उस पर अगर लोन ली है तो हमें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उस पर, और लोन हमने अगर दी है तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लोन हम ले भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। अगर हमने लोन लिया होगा तो हमें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और अगर हमने लोन दिया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 4 बाबतों का हमें ध्यान रखना है। एन एडिशनल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड बिसाइड्स ओनर कैपिटल टू रन द बिजनेस। So in this circumstances, businessman borrows money from bank, financial firm, other person or financial institutions. This obtained loan is known as loan borrowed. जब हमें पैसों की ज़रूरत हो और हमारे पास पैसे ना हो बिज़नेस चलाने के लिए, तो हमें लोन बोरो करनी पड़ सकती है, जिससे पैसा मिलेगा और हम उसको लोन बोरोड करेंगे। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास सरप्लस आइडल फंड होता है जो हम एम्प्लॉय को लोन की तरह देते हैं या फिर थर्ड पार्टी को देते हैं, जिसको हम बोलेंगे लेंट लोन। लेंट मतलब क्या? दिया। बोथ टाइप्स ऑफ लोन अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लेने वाला और देने वाला कौन है? पर्सन, व्यक्ति। तो दोनों तरह का लोन जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Thus, the rule of personal account is applicable to it. Interest amount is calculated at predetermined rate and at the end of the specific time period. Interest on borrowed loan is an expense of business. तो उस केस में इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और अगर हमने लेंट किया है तो उस केस में हमारा इनकम है, रेवेन्यू है, तो उस केस में क्रेडिट होगा। ये याद रखना है। अगर हमने लोन बोरो की है तो उस केस में इंटरेस्ट जो है वो हमारा खर्चा होगा, क्योंकि हमें देना पड़ेगा। और अगर हमने लोन को लेंट किया है, किसी को दिया है, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बोरोइंग्स इज़ अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बोरोइंग्स किया होगा तो वो हमारे पास पैसा आएगा, वो हमारा देवा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हमने दिया होगा तो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, रिसीवेबल है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो आपको 4 तरह के ट्रांजैक्शंस याद रखने हैं। अगर लोन बोरोड है और लोन लेंट है, गिवन है, ठीक है। इस केस में ये हमारी लायबिलिटी है, देवा है, तो लोन बोरोड होगा वो हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि फ्यूचर में उसको वापस देना है। अगर ये लोन लेंट है तो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है पैसा वापस, तो रिसीवेबल है, तो ये लोन लेंट होगा वो डेबिट करना है। तो ये हमारी असेट होगी, मिल्कत है, क्योंकि हमने पैसा दिया है, हमने लिया नहीं है, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। इस केस में हमारी जवाबदारी है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें इसको चुकाना है, गिव करना है, वापस देना है। और इस केस में क्या है? हमारी मिल्कत है, हमें तो फ्यूचर में वापस लेना है, तो हमारी मिल्कत है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। रिसीवर है, हम रिसीवेबल है, हमको रिसीव करना है फ्यूचर में, तो हम इसको डेबिट करेंगे। अगर इस पे इंटरेस्ट चुकाएंगे तो ये खर्चा होगा, तो हम इसको डेबिट करेंगे। और अगर इस पे इंटरेस्ट क्या होगा? मिलेगा, क्योंकि हमने लोन दिया है, तो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड, तो इसको ये हमारी इनकम हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी। इनकम को रेवेन्यू भी बोलेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज़ का आपको, ये 4 ट्रांजैक्शंस का आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर आप इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ प्रणम। 2015 है, महीना भी चेंज होता है, तो हम हर बार महीना और डेट लिखेंगे, क्योंकि ये लोन का है। ठीक है, हम एक महीने में 2-3 बार लोन नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम साल में 2-3 बार लोन लें, पर हर एक महीने 2-3 बार, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आए, पर ऐसे नहीं आती, इसलिए महीना भी यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि हर इलस्ट्रेशन में आपका ऐसा नहीं होता, सिर्फ इस केस में है। अभी क्या है? लोन ऑफ ₹15,000, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसके पास से बोरो किया? पवन के पास से।
क्योंकि लोन बोरो किया है तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। और लोन का नाम लिख देंगे 14% लोन फ्रॉम पवन, 15,000 का लोन मिला। अगर लोन लिया है तो उस केस में लोन बोरोड अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो लोन बोरोड अकाउंट को क्रेडिट किया, लोन का पूरा नाम लिख देंगे। और अगर हम लोन बोरो करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, ठीक है, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या है, 18,000 गिवन पुष्कर को दिया, रिसीवेबल है तो लोन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और क्या गया, कैश गई क्योंकि हमने पैसा दिया। सिर्फ लोन का नाम देते हैं क्योंकि हमें वापस लेना है, पर जाता तो पैसा ही है, ठीक है। पेड इंटरेस्ट ऑफ 6 months ऑन लोन बोरोड फ्रॉम पवन। पवन के पास से जो लोन ली थी उस पे है हमने 6 महीने का ब्याज दिया। अब हमें 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, हर बार जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो पूरे साल का ही होता है, पूरे साल भर यही रहता है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। 15,000 की लोन है, ठीक है। 14% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ये साल भर का है, मतलब 12 महीने का है, ठीक है। तो क्या लिखा है, 6 महीने का ब्याज मैंने दे दिया, ठीक है। तो पहले तो बैंक इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा क्योंकि मेरा खर्चा है। तो लोन इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखेंगे लोन इंटरेस्ट डेबिट और टू कैश। तो पहले एंट्री तो समझ में आ गई, खर्चा है इसलिए डेबिट होगा और कैश में ही देंगे। अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 15,000 का 14% आप करोगे यानी कि 14/100, तो कितना आएगा आपको ये कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है, ठीक है। तो 15,000 का 14% करोगे आप, मैं यहाँ पे मैन्युअली कर देती हूँ, 150 × 14, $2150 आता है, ठीक है। ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट है, ईयरली इंटरेस्ट है। मैंने कितना चुकाया है, 6 months का दिया है, ठीक है। ये क्या है, 12 महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 12 महीने का 2150 है, तो 6 महीने का कितना होगा वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 6 महीने का ही पे किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करेंगे, 6 × 2150 डिवाइड बाई 12, तो मेरा 1050 आंसर आएगा। इसका आधा कर देना है इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दिया है। कितना दिया है, 6 महीने का। तो जो मेरा पूरे साल का इंटरेस्ट आता है उसका मैं हाफ कर दूंगी डायरेक्टली, तो मेरा 1050 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम पुष्कर, इसके पास से मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिला, तो इस केस में लोन इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि हमारी इनकम है, और कैश अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितना इंटरेस्ट था, 18,000 था, 18%। तो 18,000 का 18% करेंगे यानी कि 18/100 करेंगे, ठीक है। तो कितना आता है, 180 × 18, $3240 आता है। ये पूरे साल का है, मैं इसका आधा कर दूंगी तो कितना आएगा, 1620। तो यहाँ पे एंट्री कितने की पड़ेगी, 1620, ठीक है। 6 महीने का दिया है और 6 महीने का आया है, तो दोनों कैलकुलेट करेंगे। भूल से भी ये मत भूल जाना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो 6 महीने का होता है। हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है वो साल भर का होता है, तो हमें पहले कैलकुलेट करना है कितना आता है और फिर उसका आधा कर देना है। आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये इलस्ट्रेशन आपको कंपल्सरीली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन देख लो, इसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो पढ़ लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। होमवर्क देख लेते हैं आज का।
ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंक क्वेश्चन 8 करना है होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 और 8 आप एक्सरसाइज भी कर लेना, तो आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत पूछो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका होमवर्क नहीं हो रहा है और रह जाता है। आप मेरे साथ ही चलो अकाउंट्स में, तो ही मज़ा आएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और डाउट्स मेरे साथ ही सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो ये देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7, ये 2 होमवर्क कर लो, 7 और 8 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम आगे देख लेते हैं, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाकी है आपका। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ये देख लेना 5th वाला, मेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विद बैंक। ये किसी भी कोई भी 2 जर्नल एंट्री पार्ट देना, कोई भी चलेगी, फॉर एनी 2 इमेजिनरी ट्रांजैक्शन, कोई भी लिख सकते हो आप। आपने बहुत सारे जर्नल एंट्रीज देखी, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना होमवर्क करके मुझे भेजो, और जिसका भी होमवर्क आएगा अब मैं उनको ही समझाऊंगी, बाकी सबको मैं वीडियो सेंड नहीं करूंगी। तो जिसका भी होमवर्क आएगा इसके साथ मैं उसको ही सेंड करने वाली हूँ अब से वीडियोस, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछो। थैंक यू।